हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट 4 को शुरू करेंगे। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर की जो यूनिट 4 है उसमें हमें पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। इसका हम नामकरण पढ़ेंगे, इनके भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे और इसी के साथ में इसकी जो विशेष प्रॉपर्टीज होगी इनकी वो सब इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये किसे कहते हैं ये हम देखते हैं। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंड ईयर में ये बताने की जरूरत नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, क्योंकि इसे तो हम काफी टाइम से 11th से भी पढ़ते आए हैं और उससे भी पहले से ही पढ़ते आए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? उसके टॉप पॉइंट से करते हैं। उसकी फर्स्ट जो भी देखते हैं डेफिनेशन देखते हैं हम। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये इसका संरचना सूत्र है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इन कार्बोक्सिलिक एसिड को ही अगर हम आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी में इन्हें कहते हैं एल्केनोइक एसिड। क्या कहते हैं? आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी में ही इन्हें एल्केनोइक एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इन्हें वसीय अम्ल भी कहा जाता है, फैटी एसिड भी इन्हें कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्या है, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इनके उच्चतर सदस्य जैसे स्टेरिक अम्ल, पामिडिक अम्ल, ये सब अम्ल जो वसा होती है उनमें ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके उच्चतर सदस्य स्टेरिक एसिड, पामिडिक एसिड, C15H31, COOH, ये सब वसा में ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें फैटी एसिड या वसीय अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं। अब देखो, ये आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख रहे हो, इसमें हमें दो तरह के क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिखाई दे रहा है हमें CO और एक दिखाई दे रहा है OH। हम जानते हैं कि जो ये CO है इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। और जो OH है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की उपस्थिति के कारण कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो ही इसकी सामान्य डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल के दौरान जब आप फाइल तैयार करते हैं, फाइल में हमारे पास भी होता है कि क्रियात्मक समूह यौगिक की पहचान कीजिए। यौगिक की पहचान करते हैं तो उसमें हमें क्रियात्मक समूह की पहचान करनी होती है। लेकिन जब वो फाइल बनाते हैं तो सब लोग क्या करते हैं? क्रियात्मक समूह को गलत लिखते हैं। जैसे अगर आपने प्रैक्टिकल किया और उसमें आपको एसिटिक एसिड मिला था, फिर हमने पूछे कि उसमें क्रियात्मक समूह बताइए, आप क्रियात्मक समूह क्या है, तो आप हिंदी में तो लिख देते हैं कि इसमें एसिड क्रियात्मक समूह है, जबकि वो नहीं होता है। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक होता है। फिर उस ग्रुप को लिखना होता है, तो आप लोग क्या करते हो? इस तरह उस ग्रुप को लिख देते हो। ये हो गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया है? नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है? अभी क्या है, कार्बन में सिर्फ 3 वैलेंसी पूर्ण है, एक वैलेंसी क्या है वो बनानी है, जो कि क्या होती है? खाली होती है। तो इस तरह से पूरे वैलेंसीज को आपको शो करना है। ये होती है जहां पर कोई बॉन्ड नहीं बना हो, जहां पर कोई परमाणु नहीं जुड़ा होता है इससे, इस तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप को शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जिसी तरह अगर आप एस्टर ग्रुप की बात करें कि एस्टर को जो दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं? हम इस तरह उसको दिखाते हैं। तो जब भी हम क्रियात्मक समूह लिखते हैं तो उसमें एक वैलेंसी को फ्री करके
दर्शाना होता है। तो ये तो हुई कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जनरल बातचीत। अब हम देखते हैं इसका नामकरण। इसका नामकरण कैसे हुआ, क्या क्या इसको नाम दिए गए, इसके बारे में हम देखते हैं। तो नामकरण आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। उसमें आपने 3 पद्धति पढ़ी थी। एक पढ़ी थी आपने रूढ़ पद्धति, एक पढ़ी थी आपने व्युत्पन्न पद्धति और एक पढ़ी थी आपने IUPAC पद्धति। इस तरह आपने नामकरण की 3 पद्धतियां 11th क्लास में पढ़ी थी। जो रूढ़ पद्धति है उसमें क्या है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम उससे जो सोर्स है जिससे उसकी प्राप्ति हुई है उसके नाम के आधार पर भी उसका नाम दिया गया रूढ़ पद्धति में। व्युत्पन्न पद्धति में क्या किया, व्युत्पन्न पद्धति में एक क्रियात्मक समूह का मतलब एक सदस्य ले लिया और उस सदस्य से व्युत्पन्न होकर जो और भी कार्बनिक यौगिक मिले उसके आधार पर उसका नाम दिया गया। जैसे अगर हम एसिड में बात करें तो व्युत्पन्न पद्धति में एसिडिक अम्ल को मेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप मानकर बाकी और को उनके व्युत्पन्न के आधार पर उसका नाम दिया गया। थर्ड है IUPAC नाम। तो IUPAC नामकरण में तो हमें पता है कि किस तरह से पहले श्रृंखला का चयन करते हैं, लंबी श्रृंखला होनी चाहिए, फिर कार्बन की संख्या लिखते हैं, फिर अनुलग्न लगाते हैं, अगर प्रतिस्थापी हो तो पूर्व लग्न लगाकर लिखते हैं। इस तरह से IUPAC नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़ पद्धति। नामकरण की स्टार्टिंग जो देखते हैं वो है रूढ़ पद्धति, ठीक है। रूढ़ पद्धति में देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो पहला सदस्य होता है वो ये होता है, ठीक है। इसे कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मिक अम्ल। ये इसका रूढ़ नाम है। फॉर्मिक अम्ल इसका नाम कैसे डला, तो ये लाल चींटी के आसवन से ये प्राप्त हुआ था। इसका जो सोर्स है वो क्या है, लाल चींटी। ये लाल चींटी के आसवन से प्राप्त हुआ था और लाल चींटी को बोलते हैं फोरम। क्या बोलते हैं इसको, फोरम। इसी के आधार पर इसका नाम क्या डल गया, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इसका सेकंड सदस्य होता है के। इसका रूढ़ नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये सिरका जिसको एसिटम कहा जाता है उससे इसकी प्राप्ति हुई है। किससे हुई है, सिरका जिसको क्या कहा जाता है, एसिटम कहा जाता है, उससे इसकी प्राप्ति हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। इसी तरह देखिए इसमें देखो कितने कार्बन है, 5 कार्बन। यहाँ 1 कार्बन या 2 कार्बन, यहाँ देखो कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो ये 5 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसे कहते हैं वैलेरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, वैलेरिक एसिड। ये जो वैलेरिक एसिड है इसकी प्राप्ति हुई है हमें वैलेरियन नामक पौधे की जड़ से। किससे प्राप्ति हुई इसकी, वैलेरियन नामक पौधे की जड़ से। इसलिए इसे कहा जाता है वैलेरिक अम्ल। इसी तरह देखो अगर 4 कार्बन वाले एसिड की बात करें हम, तो इसे कहते हैं ब्यूटाइरिक एसिड। क्या कहते हैं इसे, ब्यूटाइरिक एसिड। ये ब्यूटाइरिक एसिड जो है इसको ब्यूटेरिक एसिड भी कहा पढ़ सकते हैं, ब्यूटाइरिक एसिड भी पढ़ सकते हैं। ये मक्खन से प्राप्त होता है और मक्खन को कहते हैं बटर, सॉरी मक्खन को क्या कहते हैं, बटर। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ब्यूटेरिक एसिड या फिर ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है।
ब्यूटाइल पढ़ लो या इसको कहते हैं हम ब्यूटेरिक एसिड। इसकी प्राप्ति हुई है मक्खन से और मक्खन को कहते हैं बटर। ठीक है, तो इस तरह से रूढ़ पद्धति में जो सोर्स होता है उसके आधार पर नाम दिया जाता है। HCOOH फॉर्मिकम क्योंकि ये लाल चींटी के आसवन से प्राप्त होता है। सेकेंड एसिटिक एसिड ये सिरका से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 4 कार्बन वाला ब्यूटेरिक एसिड ये मक्खन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 5 कार्बन वाला वैलेरिक एसिड ये वैलेरियन नामक पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। तो इस तरह सोर्स के आधार पर इस सब का नामकरण किया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्युत्पन्न पद्धति। आपको ये नाम ऐसे ही याद रखने होते हैं, ये कभी भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे सेकंड है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में इन्होंने जो एसिटिक अम्ल था उसको लिया और उसके व्युत्पन्न के रूप में बाकी सदस्यों का नाम लिया। जैसे हम देखते हैं ये है हमारे पास में एसिटिक अम्ल। ठीक है, अगर एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन को अगर अदर ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो इसका व्युत्पन्न हमें मिल जाएगा। जैसे देखो, अगर हम इसके एक H को किससे रिप्लेस कर दें, CH3 से हमने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये तो वही है एसिटिक अम्ल, एक और जुड़ गया है और CH3 को क्या कहते हैं हम, मैथिल कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल एसिटिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथिल एसिटिक अम्ल। इसी तरह यदि हम एक और हाइड्रोजन को मैथिल से रिप्लेस कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमेथिल एसिटिक अम्ल। ठीक है, 2 मेथिल है इसलिए क्या लिखना होगा हमें, डाइमेथिल एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से एसिटिक अम्ल के व्युत्पन्न के रूप में इनको लिखा जाता है। अगर माना हमारे पास में इस तरह का एक सदस्य है अम्ल का, देखिए इसमें ये तो क्या है, एसिटिक अम्ल। इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम, आइसोप्रोपिल। 3 कार्बन है इसमें प्रोपिल और 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं एक ही कार्बन पर, तो इसे क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल। तो इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि ये एसिटिक अम्ल तो हमें पीछे जोड़ना है, इसके सिवा जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम आगे लिखेंगे और पीछे हम एसिटिक अम्ल लिख देंगे। इस तरह से व्युत्पन्न पद्धति के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण किया जाता है। अब हम देखते हैं IUPAC नामकरण। IUPAC नोमेनक्लेचर या नामकरण। ठीक है, तो देखिए IUPAC में हमें पता है कि सबसे पहले लिखते हैं हम एल्केन। एल्केन का ई हटा देते हैं, ये एल्केन किसकी होती है, एल्केन, इसका ई हटाकर वहां पर जोड़ देंगे हम ओइक एसिड, तो ये बन जाता है एल्केनोइक एसिड। अब ये एल्केन कहां से मिलता है, तो ये एल्केन कार्बन की संख्या, कार्बन कितना है उसके आधार पर एल्केन मिलता है हमें। जैसे एक कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं हम, 2 कार्बन होता है तो हम क्या लिखते हैं, 1
3 कार्बन होता है तो हम क्या लिखते हैं, प्रोप। इसी तरह 4 कार्बन होता है तो इसको क्या कहते हैं, ब्यूट। ये सारे के सारे नामकरण तो ये आईपीसी के एक कार्बन को ये कहते हैं, 2 को ये कहते हैं, ये तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, ठीक है। 5 को पेंट, 6 को सेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इस तरह इनको लिखा जाता है। तो अगर मैं पहला उदाहरण लूं, जैसे मैंने लिया है ये, ठीक है। तो एक तो आईपीसी नामकरण में सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन प्रेजेंट है उसकी संख्या को हम देखते हैं और उतना ही एल्केन हम लिखते हैं और उसके पीछे ओइक एसिड लगाकर उसका नामकरण करते हैं। जैसे मैंने पहला सदस्य लिया है ये, तो इसमें देखो कितना कार्बन है, 1 कार्बन है इसमें। जब भी श्रृंखला का जो नंबरिंग की जाती है वो नंबरिंग कहां से दी जाती है, नंबरिंग दी जाती है वो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन से। तो ये यहाँ पर एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन होने के कारण यहाँ पर कितने एल्केन लिखेंगे, मेथेन। मेथेन का ई हटाएंगे और वहां क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। तो इसका हल्के से जो नामकरण होगा वो क्या होगा, मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। और इसका जो सामान्य नाम है उसको क्या कहते हैं, इसको फॉर्मिक एसिड, और यही क्या इसका रूट नाम भी है, ठीक। सेकंड सदस्य की अगर हम बात करें तो ये हमें मिलेगा, इसका अगर आईपीसी नामकरण करें तो देखो कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम कहते हैं एथेन। जब एथेन लिखेंगे और पीछे लगाएंगे ओइक एसिड तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। और एथेनोइक एसिड है और इसका जो सामान्य नाम है, रूट नाम है, वो क्या है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर नेक्स्ट सदस्य की हम बात करें तो ये हमारे पास में नेक्स्ट सदस्य होगा। आपको पता है कि एक ही श्रृंखला के अगर प्रथम सदस्य से हम उच्चतर सदस्य पर जाते हैं, कौन सा, जो कि सैचुरेटेड है, संतृप्त है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, CS2 को ऐड कर देते हैं और हमें दूसरा सदस्य मिल जाता है। देखो कैसे, ये हमारा पहला सदस्य था, अगर मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, CS2 ऐड किया। देखो CS2 ऐड करने का मतलब यहाँ एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो हमें नेक्स्ट सदस्य मिल जाता है। इसी तरह अगर इसमें मैं CS2 ऐड करूंगी तो हमें क्या मिलेगा, ये क्रमागत सदस्यों में अंतर होता है CS2 ग्रुप का। CS2 ग्रुप को जोड़ देने पर हमें उससे नेक्स्ट सदस्य मिल जाता है, संतृप्त यौगिक, ठीक है। तो ये हुई यहाँ बात। अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम, प्रोपेन। और ओइक एसिड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से इनका आईपीएसी नामकरण होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3। दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये क्या है, प्रतिस्थापी है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी, उसकी पोजीशन लिखते हैं, फिर इसका नाम लिखते हैं 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। यदि हम इसका, ये तो है आईपीसी नाम, यदि हम इसके सामान्य नाम की बात करें तो देखो कि आईपीसी नामकरण में तो हम नंबरिंग करके ये नाम लिखते हैं, जबकि जब सामान्य नाम लिखा जाता है तो वहां दिया जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप या किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा। अब यहाँ अल्फा कार्बन पर क्या जुड़े हुआ है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जो इसका नाम होगा वो, इसका नाम क्या होगा, अल्फा मेथिल ब्यूटेरिक प्रोपेनोइक अम्ल। क्या होगा इसका सामान्य नाम, अल्फा मेथिल
प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, अल्फा मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल इसका नाम होगा। ठीक है, तो इस तरह से यही अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास में ये होता नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन से करेंगे। अब देखो यहाँ पर कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका आईपीएसी नाम जो होगा तो उसकी पोजीशन लिखेंगे हम 2 2 मेथिल, इसलिए क्या लिखेंगे डाई 2 डाई मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, ये इसका आईपीएसी नाम होगा। तो आईपीएसी नामकरण को हम ज्यादा डीपली इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि आप इसको डीपली पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम श्रृंखला का चयन करते हैं, प्रतिस्थापियों को देखते हैं, प्रतिस्थापियों की पोजीशन लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं, उनकी संख्या को डिफाइन करते हैं, यदि 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, इस तरह से उनकी संख्या को परिभाषित करते हैं। उसके बाद कार्बन की संख्या लिखते हैं और फिर सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, अनुलग्न लिखते हैं क्रियात्मक समूह का। तो इस तरह से इनका नामकरण होता है। आगे हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, किस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्रियाशीलता होती है, इसे हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।